27 फरवरी को राज्यसभा की 56 सीटों पर होने वाले चुनावों के लिए मंच तैयार हो चुका है। नामांकन का आखिरी दिन था। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात से नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी नड्डा के साथ थे। इन 4 तस्वीरों को ध्यान से देखिए, क्योंकि अब ये चेहरे आपको राज्यसभा में दिखाई देंगे। नामांकन के आखिरी दिन गुजरात की 4 राज्यसभा सीटों पर बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा, गोविंद भाई ढोलकिया, जसवंत सिंह परमार और मयंक भाई नायक ने नामांकन भरा। नामांकन से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह 9 बजे के करीब अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे और इसके बाद वो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल, गृह मंत्री हर्ष सिंघवी और बाकी राज्यसभा उम्मीदवारों के साथ नामांकन भरने के लिए गुज कॉम्प्लेक्स गए, जहां रिटर्निंग ऑफिसर रीता मेहता को नामांकन के कागजात सौंपे। नामांकन के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मुझे आज नामांकन पत्र भरने का सौभाग्य गुजरात से मिल रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि नामांकन पत्र भरने का सौभाग्य मुझे कई बार मिला है, कई पदों के लिए, लेकिन गुजरात में आकर के नामांकन भरने का जो सौभाग्य मुझे मिला है, ये मेरे लिए विशेष सौभाग्य है। जब हम चुनाव लड़ते थे तो जीतने के लिए नहीं लड़ते थे, हारना तो तय था, लेकिन वोट कितने आए और कितना प्रतिशत वोट पाया, इसके लिए भी हमने चुनाव लड़ा है। और एक समय अब हम जब चुनाव लड़ते हैं तो लड़ते समय मोदी जी के नेतृत्व में आज जनता का इतना आशीर्वाद है कि हम यह प्रश्न करते हैं कि यह सीट कैसे छूट गई, यह भी क्यों नहीं आई, इस बात की लड़ाई हम लड़ते हैं। जेपी नड्डा के अलावा बीजेपी के 3 राज्यसभा उम्मीदवार पहली बार राज्यसभा जा रहे हैं। यही वजह है तीनों पार्टी के फैसले से अभिभूत और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद पार्टी के अंदर लोकशाही चल रही है। वो मेरा जो चुनाव हुआ है इस प्रत्याशी के रूप में राज्यसभा में, तो वो साबित करता है, वो सिद्ध करता है कि अपनी जो इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद इसमें अच्छे से लोकशाही चल रही है। क्योंकि बूथ लेवल का जो मैं कार्यकर हूँ वैसे तो मुझे भी इतनी बड़ी पोस्ट, इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए जो चुना गया है, तो इस बाबत से सिद्ध होता है। अमित भाई का फोन आया कि हम लोग आपको राज्यसभा में भेजने चाहते हैं, तो मैंने बोला सर मैं तो एक कभी पॉलिटिक्स में हूँ नहीं, तो मेरे को तो मुश्किल पड़ेगा। तो साहब ने बोला कि भाई मैं और जो नरेंद्र भाई ने तय किया है, जेपी नड्डा साहब ने आपका नाम, और आप सही है, आपको कोई ये पॉलिटिक्स है ही नहीं, राज्यसभा वो पॉलिटिक्स नहीं है, तो आप आराम से आप जो काम करते वही करते रहे। सामान्य काम करना, सामान्य कार्यकर्ता के तौर पे मैंने काम किया है और करता भी रहूंगा। दायित्व तो मिलता है और पार्टी हर कार्यकर्ता के बारे में, हर दायित्व के बारे में सोचती है। उसी क्रम में मेरे बारे में इतने बड़ा दायित्व सोचा मैंने भी कभी नहीं सोचा था, और जमीनी कार्यकर्ता ही इस पार्टी में दायित्व पाता है, ऐसा फलित हुआ है। अब आपको गुजरात की राज्यसभा सीटों का गणित भी बता देते हैं। गुजरात से राज्यसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें से अभी 8 सीटें बीजेपी के पास हैं और 3 कांग्रेस के पास हैं। पर 17 फरवरी को होने वाले चुनाव के बाद बीजेपी के पास 10 सीटें होंगी और कांग्रेस के पास सिर्फ 1 सीट ही राज्यसभा में रह जाएगी। बीजेपी ने 2 केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और पुरुषोत्तम रूपाला के अलावा कांग्रेस के एमीबेन याग्निक और नारायण राठवा का राज्यसभा टर्म खत्म हो रहा है। और चूंकि विधानसभा में कांग्रेस के पास पर्याप्त वोट नहीं है, लिहाजा इस बार दोनों सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना तय है। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो।
गुजरात के मेहसाणा में बस 9 साल पहले करोड़ों की लागत से बना पुल आज गिरने के कगार पर पहुंच गया। पुल में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि इसे खतरनाक घोषित करके बंद कर दिया गया है। इस पुल के बनते ही भ्रष्टाचार का आरोप लगने लगा था, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। अब आम जनता तो परेशान है ही, कोई सुनने वाला भी नहीं है। जिस बाबा साहेब अंबेडकर के लिखे संविधान की शपथ लेकर देश के राजनेता और बाबू अपनी कुर्सी संभालते हैं, सत्य, निष्ठा और ईमानदारी की शपथ लेते हैं, उन्हीं बाबा साहेब के नाम पर बना ये ब्रिज सत्य, निष्ठा और ईमानदारी के बिक जाने की कहानी कह रहा है। ये गुजरात का मेहसाणा है, जहां पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल के निर्देश पर बने बाबा साहेब अंबेडकर ओवरब्रिज का हिस्सा बह गया है। पुल में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। पुल 2 हिस्सों में इस तरह अलग हो गया है कि नीचे का मंजर दिख रहा है। रेलवे लाइन के ऊपर बना ये पुल मेहसाणा 1 और मेहसाणा 2 को जोड़ने का काम करता है, लेकिन पुल के क्षतिग्रस्त होने से आवाजाही रोकनी पड़ी है। मेहसाणा नगर निगम के नगर सेवक आरोप लगाते हैं कि पुल निर्माण में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, घटिया निर्माण सामग्री लगाई गई है और जब इसकी शिकायत की गई तो उसे भी अनसुना कर दिया गया था। अब जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। मेहसाणा 1 और मेहसाणा 2 को जोड़ने वाला ये महत्वपूर्ण ब्रिज है। 9-10 साल पहले तंत्र ने होसे ये ब्रिज बनाया था। ये ब्रिज बनाया, उसके कुछ ही समय बाद इस ब्रिज पे बहुत से खड्डे पड़ गए, खिलासरी दिखने लगी और इस ब्रिज में जो गुणवत्ता से ब्रिज बनाना चाहिए वो ब्रिज की क्वालिटी नहीं थी। इसके लिए 4-5 साल के बाद ही उसको रिपेयरिंग करना पड़ा। ये ब्रिज में तंत्र की और एजेंसी की, जो भी एजेंसी ने बनाई है, उसमें पूरा भ्रष्टाचार शामिल हुआ है। इसके कारण ये ब्रिज आज धराशायी हुआ है। मेहसाणा में जब ये पुल बना था तो दावा किया गया था कि पुल 60 साल चलेगा, लेकिन करोड़ों की लागत से बना पुल पहली बारिश में ही चरमरा गया। बड़े बड़े गड्ढे बनने लगे हैं। कई बार ज्ञापन और आंदोलन के बाद भी प्रशासन ने अंबेडकर ओवरब्रिज की मरम्मत के नाम पर सिर्फ लीपापोती ही की। यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने भी आशंका जताई थी कि ओवरब्रिज के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पुल की हालत सबकी आंखों के सामने है, लेकिन मेहसाणा मार्ग बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी इसे मामूली सी बात बताकर किस तरह पल्ला झाड़ रहे हैं, ये आप भी सुनिए। हमारे पास एक टेंडर था काम करने का और हमने 200 मीटर जो रेलवे का पार्ट है वही बाकी रखा था, जो इसलिए बाकी रखा था कि वो डाइवर्जन जब मिले तब ये काम कर सकते हैं, बिना ये ब्रिज को बंद किए हम काम नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने हमारे रिस्पेक्टेड कलेक्टर सर को भी लिखा था कि ये हमें पूरा डाइवर्जन करके, हमने रूट भी बताया था, करके हमें ये दो। पर वहाँ से पुलिस डिपार्टमेंट का भी एक ओपिनियन ऐसा था कि आसपास में जो एनएच का काम चल रहा है इसीलिए पूरा ट्रैफिक सिटी में हो जाता है, तो ट्रैफिक के लिए इसकी हमें मंजूरी नहीं मिली थी। दरअसल इस पुल की दुर्दशा की वजह प्रशासन लाल फीताशाही भी है। अंबेडकर ओवरब्रिज का कुछ हिस्सा रेलवे का है, जबकि कुछ हिस्सा मेहसाणा मार्ग बिल्डिंग डिपार्टमेंट का। पुल की देखरेख और मरम्मत को लेकर दोनों के बीच खींचतान चलती रहती है। पुल का काम कौन करेगा, ये पूछे जाने पर दोनों अपने हाथ खड़े कर देते हैं। मेहसाणा की आम जनता इन दोनों की लड़ाई में पिस रही है। वहीं सरकार और प्रशासन इतने बड़े भ्रष्टाचार के बाद भी खामोश है। मेहसाणा से कामिनी आचार्य के साथ आज तक ब्यूरो। सुप्रीम कोर्ट से आज केंद्र सरकार को करारा झटका लगा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताया है। कोर्ट ने इसे सूचना के अधिकार का उल्लंघन भी बताया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने देश की सबसे बड़ी पार्टी को आज करारा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी पर रोक लगा दी। लोकसभा चुनाव 2024 से ऐन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ के फैसले ने सरकार को तगड़ा झटका दिया है।
यानी सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने एक मत से, एक राय से इस पूरी स्कीम को असंवैधानिक घोषित करते हुए इसे स्ट्रक डाउन कर दिया है, रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया जाता है। इससे लोगों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन होता है। इसमें देने के बदले कुछ लेने की गलत प्रक्रिया पनप सकती है। राजनीतिक चंदे की गोपनीयता के पीछे ब्लैक मनी पर नकेल कसने का तर्क सही नहीं है। आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जारी होता था। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कहा है कि एसबीआई 2019 से अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लेने वाले राजनीतिक दलों की जानकारी दे। एसबीआई राजनीतिक दल की ओर से कैश किए गए हर इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल दे, कैश करने की तारीख का भी ब्यौरा दे। सारी जानकारी 6 मार्च 2024 तक इलेक्शन कमीशन को दे। इसके बाद इलेक्शन कमीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई से मिलने वाली जानकारी को इलेक्शन कमीशन 13 मार्च तक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश करे, ताकि जनता भी इसके बारे में जान सके। बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2 जनवरी 2018 को लॉन्च की गई थी। इस स्कीम के विरोध में कोर्ट में 2019 से ही मामला चल रहा था। 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला रिजर्व कर लिया था और आज जब फैसला सुनाया गया तो कांग्रेस की बाँछें खिल गई। ये तो ऐतिहासिक फैसला है। मैं समझता हूं कि पिछले 20-25 साल में ऐसा कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया जिसका जो असर है वो लोकतंत्र पे पड़े और अच्छा असर पड़े। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। आज इस बात पर मुहर लग गई है। ये अत्यंत ही आवश्यक था। प्रजातंत्र को ये खत्म करने वाली स्कीम थी, एक पार्टी के हित में थी, ऑपोजिशन को क्रश करने के लिए थी। और जिस तरह से एनोनिमसली कॉरपोरेशंस पैसा डोनेट कर रहे थे, इसका मतलब यही था कि रूलिंग पार्टी को बेनिफिट करने के लिए स्कीम बनाई गई थी। आम आदमी पार्टी भी इस फैसले के बाद केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर है। नहीं, निश्चित रूप से एक इस चुनावी पारदर्शिता पे इसका असर पड़ेगा और जो धनबल का प्रभाव सत्ता के प्रभाव में होता है, मुझे लगता है कि उस पर निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ना चाहिए। जबकि बीजेपी कह रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से उन्हीं दलों को दिक्कत है जो चोर दरवाजे से चंदा लेते हैं। जो पार्टियां पारदर्शी तरीके से फंडिंग के पक्ष में हैं उनको कोई दिक्कत नहीं। जो पार्टियां चोरी छुपे ब्लैक फंडिंग के जो है वो सूरमा रहे हैं उनको जरूर समस्या हो। आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है जिसे बैंक नोट भी कहते हैं। इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकती है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आपको ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनी हुई ब्रांच में मिल जाता था। इसे खरीदने वाला इस बॉन्ड को अपनी पसंद की पार्टी को डोनेट कर सकता था, मगर फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है। देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आने वाले लोकसभा चुनावों पर क्या असर पड़ता है। दिल्ली से संजय शर्मा, जितेंद्र बहादुर। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गुजरात से मिली जुली प्रतिक्रिया आई है। जहां बीजेपी इसे अदालत का फैसला बताते हुए कबूल कर रही है, तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट की तारीफ की है। નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે ઇલેક્ટ્રોલ બોન્ડની આખી પ્રથાને નાબૂદ કરી છે, રદ કરી છે। મને એમ લાગે છે કે દેશના પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ 2014ની અગાઉ જે મોટી વાત કરીને, એટલે કે ખાતો નથી ખાવા દઈશ નહીં એવી મોટી સુખડાની વાત કરીને ભ્રષ્ટાચાર સામે લડીશ, પણ હકીકતમાં ભ્રષ્ટાચાર સિવાય કંઈ કરીશ નહીં, તે પ્રકારનો જે ખેલ કર્યો એ આજે નામદાર સર્વોચ્ચ અદાલતે ખુલ્લો પડી ગયો છે। સુપ્રીમ કોર્ટે ખૂબ જ અગત્યનો એક ચુકાદો આપ્યો છે કે ઇલેક્ટ્રોનિક જે બોન્ડ છે એ ઇલેક્ટ્રોનિક બોન્ડ ગેરસંવૈધાનિક છે, એટલે કે ગેરકાયદેસર છે। ખૂબ જ અગત્યનો ચુકાદો છે। આ ચુકાદાને આમ આદમી પાર્ટી આવકારે છે અને દરેક નાગરિકને, મતદારને એ જાણવાનો અધિકાર છે કે કોણે કઈ પાર્ટીને કેટલું ફંડ આપ્યું। મિત્રો, ઇલેક્ટ્રોનિક ફંડ બોન્ડ એવું છે કે જેમાં એસબીઆઈ થ્રુ બોન્ડ જે આપવામાં આવે એમાં ખબર નથી પડતી કે કઈ પાર્ટીએ ને કોણે કેટલું ફંડ આપ્યું છે, અને એના કારણે એવું પણ બનતું હતું અથવા બનતું હોઈ શકે। અને એટલે જ નાગરિકનો અધિકાર છે કે જે કેન્દ્ર સરકાર અથવા તો રાજ્ય સરકાર જે નિર્ણય લે છે એ મતદારોના
હિતમાં નિર્ણય લે છે કે પછી કોઈ ફંડ આપ્યું છે કંપની એના હિતમાં નિર્ણય લે છે? पूरे देश की तरह इंडिया अलायंस गुजरात में भी टाइम टाइम फिस होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपनी ढपली अपनी राग अलापने को बंद ही नहीं कर रहे। दोनों के बीच तालमेल की जगह आरोपों के तीर लगातार जारी हैं। मुद्दा फंसा हुआ है भरूच सीट का, लेकिन पूरे गुजरात में गठबंधन अब खतरे में नजर आने लगा है। अहमद भाई को चुनाव लड़े जीते 40 साल हो गए, तो ये ना तो अहमद भाई की सीट है ना तो कांग्रेस पार्टी की सीट है। जो हमारी बहन जी है उनके साथ इमोशन आज नहीं जुड़ा हुआ है। गुजरात में इंडिया अलायंस के बीच अलायंस छोड़कर बाकी सब कुछ हो रहा है। कहां तो गठबंधन बनाकर शक्तिशाली बीजेपी से मुकाबले की बात हो रही थी, हकीकत ये है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ ही आग उगल रही हैं। भरूच सीट इस झगड़े के केंद्र में है और इस सीट पर दावेदारी को लेकर घमासान तेज है। आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर पहले ही आदिवासी नेता चैतर वसावा की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। वहीं भरूच सीट पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है। कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल के परिवार से कोई उम्मीदवार उतारना चाहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर आक्रामक है। बुधवार को आप नेता संदीप पाठक के भरूच सीट और अहमद पटेल को लेकर दिए बयान के बाद भरूच के कांग्रेस कार्यकर्ता भड़के हुए हैं। दोनों तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है। पहले आपको बताते हैं कि गुजरात दौरे पर आए संदीप पाठक ने क्या बयान दिया था। कांग्रेस पार्टी ने हमें जो कहा था कि भाई ये सीट इमोशनल सीट है। सीट इमोशनल क्यों है? उन्होंने कहा कि भाई ये अहमद भाई की सीट है। हमने ये पूछा कि भाई अहमद भाई को चुनाव लड़े जीते 40 साल हो गए, और उसके बाद से अहमद भाई तो छोड़ो बाकी के कांग्रेस के कोई जीत भी नहीं रहे। पिछला चुनाव ही आप देख लो जिसमें भाजपा भारतीय जनता पार्टी के 50-55% वोट शेयर आए, तो ये ना तो अहमद भाई की सीट है ना तो कांग्रेस पार्टी की सीट है। अगर इमोशंस की बात करते हैं तो जो हमारी बहन जी है उनके साथ इमोशन आज नहीं जुड़ा हुआ है। जो भी कारण हो, सही हो या गलत हो, इमोशन चैतर भाई के साथ जुड़ा हुआ है। इस बयान के सामने आने के बाद भरूच जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आप नेता संदीप पाठक को सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। गुजरात प्रदेश कांग्रेस के डेलीगेट जुबेर पटेल का एक इमेज वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने संदीप पाठक को अपनी हद में रहने की सलाह दी। गत विधानसभा के चुनाव में डेडियापाड़ा के अलावा आपकी हर जगह पे डिपॉजिट जब्त हुई है। 10,000 से ज्यादा वोट नहीं मिले हैं। तो मैं ये मानता हूं कि आपसे 2 गुना से ज्यादा वोट कांग्रेस को मिले हैं। अगर कांग्रेस का गठबंधन चाहिए तो कांग्रेस के खिलाफ ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। ये बात करने से कांग्रेस के कार्यकर्ता में हताशा नहीं है, आक्रोश है, क्योंकि कांग्रेस ने इस जिले के लिए खून पसीने एक किया है, मेहनत की है, विकास के काम किए हैं, और कांग्रेस ही लड़ेगी ये सीट पे। गुजरात प्रदेश कांग्रेस के महासचिव संदीप मंगरोला आपके मंसूबे पर ही सवाल उठा रहे हैं। इनका आरोप है कि आम आदमी पार्टी वोटों को बांटकर बीजेपी का ही रास्ता आसान कर रही है। आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट घोषित किए गए हैं वो इंडिया गठबंधन के बाहर इन्होंने जो उनके नियम है उसको तोड़ते हुए उनको घोषित किया गया है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये सीट के ऊपर जो मतों का डिवीजन करके बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम कोई भी करेगा वो बीजेपी के साथ में मिला हुआ है। वो भले बीजेपी को 100 गालियां दे, लेकिन बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम ये हो रहा है, ऐसा मैं आज दावे के साथ में कह रहा हूं। इसके लिए लोग जो बात कर रहे हैं उसमें दम भी है। दरअसल भाजपा की तरह आम आदमी पार्टी भी समय पर फैसले लेकर चुनाव में पूरी ताकत झोंकने की रणनीति पर चल रही है। उधर गुजरात में कांग्रेस के आला नेता हाईकमान के आदेश के इंतजार में हैं। आम आदमी पार्टी इसलिए कांग्रेस को गुजरात से दिल्ली तक अल्टीमेटम जारी कर रही है, लेकिन गुजरात में इस अल्टीमेटम का कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उल्टा असर हो रहा है। इस गठबंधन का आगे क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। भरूच से गौतम डोडिया के साथ आज तक ब्यूरो।